Good morning, class. Today we are starting the revision of chapter Sources of Energy. Okay, so as you know, there are only 3 chapters in your syllabus of exam, and this is the last chapter. And in this chapter, only few of the topics you have to study. Okay, but in this practice set, I have taken more topics, but in comparison to the rest of the 2 chapters, उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे एंड इन दिस चैप्टर क्वेश्चंस विल बी लेस. ओके, so now we are starting the revision of this chapter, and as you know, in this chapter most of the questions are of construction diagram type, and all the questions are of theory type. So आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस जो करनी है वो लाइन टू लाइन स्टडी होनी चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चंस के आंसर देने में. So let's start. First question is, a good fuel is one that possesses. तो एक अच्छे फ्यूल की प्रॉपर्टी, सबसे पहले जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज एग्जैक्ट टू द पॉइंट होनी चाहिए. लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आप लिख रहे हैं तो लैंग्वेज में अगर प्रॉब्लम होगी तो इट कैन डिडक्ट द मार्क्स. ओके, सो गुड फ्यूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं. कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में आपको पता है. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू होती है जिसमें कि बर्निंग रेट जो होता है कि वो जो है वो बर्निंग प्रोड्यूस ज़्यादा कर रही है, लेकिन जो फ्यूल है उसका जो अमाउंट है वो कम खर्च हो रहा है. दैट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू. ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता है एक अच्छे फ्यूल के लिए हाई होनी चाहिए. अब इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है यहाँ पर, सो इस कंडीशन में इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? इग्निशन टेम्परेचर वो होता है जिससे जो रिक्वायरमेंट है फ्यूल की, बर्निंग की, कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल चाहिए, तो इग्निशन टेम्परेचर जो है यहाँ पर मॉडरेट होना चाहिए. बहुत ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो फिर उस जगह पे हीट ज़्यादा जनरेट होगी. तो इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए? दैट इज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. सेकेंड, देयर आर 4 फ्यूल्स which all contain only carbon and hydrogen. The fuel having highest calorific value will be one which has. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन और कार्बन में क्या क्या कैसा रिलेशन होना चाहिए. तो याद रखिए हमेशा कार्बन कम हो, ताकि वो कार्बन जब भी बर्न होता है तो वो ब्लैकिश एक रेजिड्यू छोड़ता है. तो लेस ऑफ कार्बन बट मोर ऑफ हाइड्रोजन, ये आंसर आपका करेक्ट है. नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन. कोक इज़ मोर वैल्यूएबल व्हेन यूज्ड. कोक सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल किस कंडीशन में, कैसे उसको यूज़ करना चाहिए? तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, नेक्स्ट है 4th, इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मोर इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेटेड इफ वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेटर हाइट. वाटर जब भी ग्रेटर हाइट से फॉल होगा तो ऐसा क्यों होता है? ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो आपको रीज़न पता है कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, दैट इज़ क्लियर कि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में. फिर नेक्स्ट है आपका, इसका ऑप्शन आपको पता चल गया, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर. उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बी ऑप्शन था करेक्ट आपका. नेक्स्ट है 5th, इन ऑर्डर टू मेक एफिशिएंट सोलर कुकर द कवर ऑफ कुकर बॉक्स शुड बी मेड ऑफ. कवर कैसा होना चाहिए? तो आपने इसमें सोलर कुकर में पढ़ा था कि जो ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट होती है, कवर हमेशा उसका बना होता है. तो ट्रांसपेरेंट ग्लास का यहाँ क्या रोल है? ट्रांसपेरेंट ग्लास से जो रेज होती हैं हाई पेनेट्रेशन पावर वाली, वो एंटर कर जाती हैं और फिर वो सारी रेज जो हैं वो अंदर ट्रैप्ड हो जाती हैं. तो हमेशा जो कवर है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल. तो ये क्लियर है, आपने पढ़ा होगा. कौन सा इनमें फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो ये जो आपका न्यूक्लियर फ्यूल है ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, क्योंकि बाकी सारे जो हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर,
the rise of sea water during high tide is caused by the gravitational pull of the, तो आपको याद होगा कि जो टाइड्स, जो सी में जो टाइड्स जनरेट होती हैं, जो अप्स एंड डाउन्स बनते हैं, वो किस, उनका रीज़न क्या होता है? तो हमेशा उनका रीज़न जो है वो होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून टू अर्थ। मून जो पुल करता है अर्थ को अपनी तरफ। तो क्या आंसर होना चाहिए? ठीक, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट? तो एक्चुअली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का बहुत कम रोल है, फिर भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो याद रखिएगा 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्विवेलेंट होता है? तो इसका आंसर है 931 MeV मीन्स मेगा वोल्ट। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो वैसे ये इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा रिलेटेड है, बट यहाँ आ रहा है तो याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज ये जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है तो ये हमेशा हाईली रेडियो एक्टिव होता है। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी मीन्स होता है कि कुछ तरह के पार्टिकल्स जो है ये सब्सटेंस अपने आप से एमिट करते रहते हैं एंड दैट मे बी हार्मफुल। अगर वो जो है किसी पब्लिक प्लेस पर हों तो उनका जो ये एमिशन है दैट मे बी हार्मफुल। नेक्स्ट है द एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट इज़, तो पता है आपको लाइट के लिए जो एनर्जी एफिशिएंट है, इसमें एनर्जी ज़्यादा खर्च नहीं होती, दैट इज़ CFL। नेक्स्ट है आपका द रेडिएशन प्रेजेंट इन द सनलाइट दैट गिव्स अस द फीलिंग ऑफ हॉटनेस। तो हमेशा जो लाइट के अंदर बहुत सारे रेडिएशंस प्रेजेंट होते हैं, उन रेडिएशंस में विजिबल लाइट होती है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, उसमें सबसे ज़्यादा जो हीट जनरेट करती हैं रेडिएशंस दोज आर इंफ्रारेड। ओके, नेक्स्ट इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन किसका होता है? तो दैट इज़ मीथेन। मीथेन जो है सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोगैस का। नेक्स्ट एंड लास्ट, द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन द सन। तो सन के पास क्योंकि बहुत सारी एनर्जी है और वो एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, जबकि सन से लगातार जो लाइट है, जो एनर्जी है वो एमिट हो रही है, तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है आपका दैट इज़ करेक्ट। ओके, so do the preparation of this chapter and do more and more these type of questions. Okay, thank you.